हेलो, हाउ आर ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। टुडे आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ BEGE 142 एंड द बुक नेम इज अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमें डिस्कस क्या करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो BEGE 142 है ना, इसका एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। और जिन भी स्टूडेंट ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है, तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी स्टूडेंट से कि आप जाइए और सबसे पहले पहला वाला जो वीडियो सेशन है उसको देखिए। क्योंकि अगर आप पहले वीडियो सेशन को नहीं देखेंगे तो संभवतः आप दूसरे वीडियो सेशन को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपको पहला वीडियो सेशन नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा यूट्यूब पे सर्च कीजिए इग्नू टिप्स असाइनमेंट, चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा आप लोगों के लिए BEGE 142। इस तरह से कैपिटल ब्लॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, रिसेंट क्रिएटेड प्लेलिस्ट में इस तरह से आपको मिल जाएगा। आप लोग पहले जाइए वहाँ 142 का पहला सेशन देखिए, फिर उसके बाद आकर के दूसरा सेशन देखिए। इससे आपको समझने में सुविधा होगी। तो ये अभी वेलकम पेज है, जिसे आप लैंडिंग पेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले वीडियो सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट, इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, इग्नू हैंड रिटन असाइनमेंट, इग्नू सॉल्व्ड गैस पेपर, इग्नू गाइड बुक्स, हेल्प बुक्स, उसके बाद इग्नू प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, रिपोर्ट्स ETC में डील करता है। ये जो सॉल्व असाइनमेंट है यह रेफरेंस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं? www.ignutipsassignment.com। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पे, या फिर हमें मेल करके भी अपने इग्नू के स्टफ्स को पा सकते हैं, अपने इग्नू के मटेरियल को पा सकते हैं। और हमारा जो मेल एड्रेस है वो है ignutipsassignment@gmail.com। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। और साथ ही एक चीज़ और दोस्तों, अगर कोई मुझे फॉलो करना चाहता है पर्सनली तो मेरी इंस्टा ID यहाँ लिखी गई है, आप यहाँ से मुझे फॉलो बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। आप लैंडिंग पेज में जो जो चीज़ें लिखी गई है वो समझ गए होंगे। अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। क्या हमें आज देखना है, क्या हमें आज सीखना है, उस पर हम चलते हैं। तो ये दूसरा है, ये तो आप देख ही लिए, इसमें लिखा हुआ है BEGE 142 कोर्स कोड है आपके बुक का, और इसका जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव डील्ट विद दिस क्वेश्चन इन यस्टरडे वीडियो सेशन। तो जो पुराना वाला जो वीडियो सेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं वी हैव डील्ट विद दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो सेशन ऑफ BEGE 142। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था, अभी हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। मैं जरा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ एकदम आप लोगों के देखने लायक, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फिट टू स्क्रीन। अब ये हो चुका है। तो हमारा जो आज का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो कुछ इस तरह से है। ओ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है। एक सेकंड मैं इसको बता देता हूँ। ये वाला है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा है, अभी हमें उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो आंसर की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर टू ब्रिंग आउट द नैरेटिव, दीज आर। तो यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर ये आंसर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लिटरेचर में जो है ना ड्रामा के डिफरेंट टाइप्स है, उनमें से कुछ कुछ को यहाँ पर अभी दिखाया जाएगा, कुछ कुछ को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2A लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? तो ऐसा है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर, तो आप इसको आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप ऐसे वाला, एक सेकंड में इसको तिरछा कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछता है कि राइट अबाउट, नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक सेकेंड। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पर आप शॉर्ट नोट्स लिखे। ट्रेजेडी से पूछा जा सकता है, इसके आगे कॉमेडी होगी, कॉमेडी से पूछा जा सकता है, इसके अगले पेज में ट्रेजी कॉमेडी होगी, तो उससे भी क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट के तौर पर पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया ना, लिखा है। क्या लिखा है? मैंने लिखा है
क्वेश्चन नंबर को सब क्वेश्चन में डिवाइड किया, क्वेश्चन को सब क्वेश्चन में डिवाइड किया। अगर आपसे पूछे कि एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा इन नेचर, तो सारी बातें आप लिख देंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर उसमें से स्पेसिफाइड पूछ दे कि व्हाट इज ट्रेजेडी इन लिटरेचर, डिस्कस अबाउट इट्स टाइप, व्हाट इज ट्रेजेडी, डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस तरह के आंसर लिखेंगे। तो वो अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2A क्यों लिखा, क्वेश्चन को सब क्वेश्चंस में क्यों डिवाइड किया। अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा में जो पहला है ना, उसे हम ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मैं एक तरह से जब ये फाइनल पीडीएफ आएगी ना, आप लोगों को जब फाइनल पीडीएफ मिलेगी तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस में डाल दूंगा, 1-2 करके डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहला है ना, ये जो ट्रेजेडी है ना, यह बेसिक फॉर्म ऑफ ड्रामा था या स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ ड्रामा था। जब ग्रीक ड्रामा की स्टार्टिंग हुई थी, जब एंशिएंट फॉर्म ऑफ ड्रामा हमें देखने को मिला था, तब हमने देखा था कि ड्रामा उस समय 3 पार्ट्स में बढ़ गया था। ट्रेजेडी या ट्रेजिक प्ले कह सकते हैं, उसके बाद कॉमेडी, और तीसरा बट गया था सटायर प्ले में। आप लोग शायद ये आपने बुक में पढ़ा भी होगा, या फिर अगर आपने पुराना वीडियो सेशन या पिछला वीडियो सेशन मेरा देखा होगा तो आपने उसमें ये देखा होगा कि कैसे मैंने इन तीनों को क्लासीफाई करके बताया था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो ट्रेजेडी है ना, वो है क्या, व्हाट इज ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। ऐसे पहले एक तरह से हम कह सकते हैं दार्शनिक हुए जिसका इंग्लिश नाम अलग है और हिंदी नाम अलग है। एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु ने ट्रेजेडी को डिफाइन करने की कोशिश की थी, और ये जो ट्रेजेडी है ना, इसको इन्होंने डिफाइन किया इन हिज पोएटिक्स अराउंड 330 BC। मतलब सबसे पहले ट्रेजेडी को एरिस्टोटल अरस्तु ने 330 ईसा पूर्व अपनी एक कृति, अपनी एक पुस्तक पोएटिक्स में डिफाइन की थी। ठीक है, ये आप समझ गए। He defined tragedy as the imitation of an action that is serious and also as have magnitude complete in itself in the medium of poetic language and in the manner of dramatic rather than of narrative। आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। rather than of narrative presentation involve incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish the catharsis of such emotion। तो वो कहते हैं कि imitation of action, ऐसा कुछ घटना हो, ठीक है, घटनाओं का एक सीक्वेंस जो कि सीरियस हो, उसमें कुछ परिमाण हो और वो अपने आप में कंप्लीट हो, और जिसमें पोएटिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया हो, मतलब जो डायलॉग्स हैं उनका यूज़ किया गया हो, और उसका जो फॉर्म हो वो ड्रामा टाइप में हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे। और उसमें क्या हो, ये कहाँ गया पेन, उसमें क्या हो, कुछ इंसिडेंट्स हो, कुछ घटनाएं हो, ठीक है, और यह जो एक तरह से किसी के हृदय में पिटी फॉर्म करे, किसी के हृदय में डर पैदा करे। तो ये जो है एक तरह से इसे हम ड्रामा कह सकते हैं। एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक हीरो विल इवॉक पिटी एंड फियर if he is neither thoroughly good nor thoroughly bad but a mixture of both, but is certainly better than we are in the sense than he is of higher than ordinary moral worth. Such a man is exhibited as suffering a change in fortune from happiness to misery because of his mistaken choice of an action to which he led by his hamartia, the tragic flow or the error of the judgment or a moral weakness in character. The plot evokes tragic pity or fear। तो अरस्तु कहते हैं कि जो ट्रेजिक हीरो होता है ना, वो अपने डिसीजन से ना तो अच्छा डिसीजन ले पाता है, ना ही वो कोई अच्छा काम कर पाता है। तो वो अपने अच्छे और बुरे डिसीजन से एक एक्टर जो है एक सडन मिक्सचर तैयार करता है, ठीक है, और वह एक तरह से बेटर होता है, ठीक है। और वह जो है ना एक तरह से जो एक्टर होता है, जो हमें अपनी घटनाओं को करके दिखाता है, ड्रामा करके दिखाता है, तो वो गुड और बैड दोनों तरह के डिसीजन को मिक्स करता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और वह इस सेंस में बेटर होता है कि वह जो है ना हमसे थोड़ा ज़्यादा सोचता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब यह जो एक्टर है, यह जो ट्रेजिक हीरो है, यह जो है ना किसी भी घटना को या किसी भी घटित होने वाली घटना को हैप्पीनेस, खुशी से माइजरी, दुख में बदल देता है। और उसका जो मिस्टेकन चॉइस होता है, जो कि वो गलत निर्णय लेता है,
और वो जो गलत निर्णय लेके कार्य करता है तो वही जो है उसके इस वही जो है ना एक तरह से किसी के दुख को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उदासी में बदलने का कारण होता है। ठीक है, द प्लॉट इवॉक्स ट्रेजिक पिटी एंड फेयर। तो जो ड्रामा का प्लॉट होता है ना वो एक तरह से ट्रेजिक पिटी, एक तरह से पिटी हम कह सकते हैं कि खुशी तैयार कर सकता है। ठीक है, ड्रामा का जो प्लॉट होता है खुशी तैयार कर सकता है और फियर डर भी तैयार कर सकता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये वाला यहां से है बताने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूं। In this way, tragedy relieves the spectator of harmful emotion. The dramatist depicts incident which arouse pity and fear for the protagonist, bringing the plot to a logical or foreseeable conclusion. This explains how an audience experiences satisfaction even from an unhappy ending. एग्जाम्पल शेक्सपियर, किंग लियर। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेजिडी होता है ना, ट्रेजिडी वाले जो ड्रामा होते हैं, ये एक तरह से इसकी हिंदी शुद्ध हिंदी होती है त्रासदी, दुर्घटना। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, कहीं पर कोई त्रासदी हुई या कोई दुर्घटना हुई तो दुर्घटना कोई हैप्पी एंडिंग है क्या? आप कहेंगे नहीं, यह दुर्घटना जो है यह हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि सैड एंडिंग है। क्या है? सैड एंडिंग है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि जब जो ट्रेजिडी वाले जो ड्रामा या जो ट्रेजिडी प्ले जो होते हैं ना, वो एक तरह से हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, और जो ड्रामेटिस्ट होते हैं वो ऐसी घटनाएं दिखाते हैं जो हमारे मन में या तो अच्छा कभी कभी एक तरह से पीटी का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको एग्जैक्ट एक बार देख के बता देता हूँ। पीटी का मीनिंग मेरे ध्यान से उतर गया है। ठीक है, पीटी का क्या मीनिंग होता है वो एक बार मैं देख लेता हूँ, बस एक सेकंड का समय दीजिए, मैं एक बार पीटी का मीनिंग देख लूँ। हाँ, अब याद आ गया, या कह लें कि मैंने देख लिया और मुझे ध्यान भी आ गया। तो ये जो ड्रामा है ना वो ऐसी घटनाएं मतलब एक तरह से क्रिएट करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो ड्रामाटिस्ट हैं, ये जो नाटककार होते हैं, ये ऐसी घटनाएं क्रिएट करते हैं और उससे वो घटनाएं जो है ना उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है डर, भय, दया। तो इन सभी को मिक्स करके जो है ना प्रोटैगोनिस्ट जो एक्टर होता है ड्रामा को अच्छे से क्रिएट करता है और ड्रामा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और ये जो ड्रामाटिस्ट होते हैं वो जो है ना ड्रामा के जो प्लॉट लिखते हैं उसके अंदर ऐसे लॉजिकल और फोर्सिबल कंक्लूजन छोड़ देते हैं कि इंसान जो है ना एक तरह के अनहैप्पी एंडिंग को देख करके भी खुश हो जाता है, वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। अब कोई भी दुर्घटना हुई या घटना हुई उसका एंडिंग तो हैप्पी होगा नहीं, लेकिन ये जो ड्रामाटिस्ट जो ड्रामा लिखते थे, इवन जब वो ड्रामा लिखते थे तो उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती थी, लेकिन ड्रामा को देख करके जो ऑडियंस होते थे ना वो एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाते थे। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ड्रामाटिस्ट क्या करते थे उस समय में ट्रेजिडिक प्ले में, एक तरह से ऐसे सीन्स को क्रिएट कर देते थे जो कि दुखद होता था, दया से भरा होता था और डर भी पैदा करता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो ऑडियंस होते थे वो एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाते थे देख करके। और ये जो पीटी है ना इसका मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है दया दिखाना। ठीक है, दया करना, दया दिखाना, या दया आना भी कह सकते हैं या दया भी कह सकते हैं। ठीक है, ममता कह सकते हैं, ममता आना। तो ये हम पीटी का मतलब निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या खोल दिया अभी मैंने, ग्रीन व्हाइट स्क्रीन खोल दिया, इसको डिलीट कर दिया। एरिस्टोटल डेफिनेशन एक्सक्लूड मेनी प्लेज विच आर कॉमनली थॉट एज ट्रेजेडीज। नोट ऑल ट्रेजिक हीरोज सफर बिकॉज ऑफ ट्रेजिक एरर। Contemporary critics suggest a cluster of overlapping perspective which collectively describe the tragic vision। तो ऐसा है कि एरिस्टोटल का डिफिनेशन जो कहता था कि हर वो ड्रामा जिसमें दुर्घटनाएं होती है, जिसमें कि कोई अच्छा खासा कंक्लूजन नहीं होता, जिसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती है, उसे हम ट्रेजिडी कह सकते हैं या ट्रेजिक प्ले कह सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा कहा गया, ऐसे अलग जो बाद में जो बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट आए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेजिडी में जो हीरोज होते हैं वो जो अपनी गलतियां करते हैं, केवल और केवल वही एक कारण नहीं होता है
कि किसी भी घटना को या किसी भी ड्रामा को ट्रेजिडी की संज्ञा दे दी जाए, बल्कि घटनाओं का जो मिश्रण होता है, अलग अलग घटनाओं का जो मिश्रण होता है, उन सभी को मिला करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा ड्रामा ट्रेजिडी है और कौन सा ड्रामा ट्रेजिडी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेजिडी बिगिंस बाय आस्किंग द अल्टीमेट क्वेश्चन। पहले तो ट्रेजिडी की शुरुआत कैसे होती है, जो ट्रेजिक प्ले होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो वो होती है क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई आर वी हेयर, हम सभी यहाँ क्यों हैं। डज लाइफ हैव एनी मीनिंग और पर्पस, यह जो जिंदगी है इसका कोई मीनिंग है या इसका कोई उद्देश्य है। कैन लाइफ हैव मीनिंग इन द फेस ऑफ सो मच सफरिंग एंड इविल इन द वर्ल्ड, क्या यह जो जीवन है इसका केवल यही मतलब है कि हम वर्ल्ड में विश्व में केवल और केवल बुराइयों से सफर करते रहें, बुराइयों से लड़ते रहें। डज डेथ negate the significance of the protagonist life and the goals she was seeking. Tragedy offers no singular solution. तो यह जो ट्रेजिडी है इन सभी क्वेश्चंस का एक तरह से कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है। पीपुल सफर बिकॉज ऑफ देयर ऑन एक्शंस, पीपुल जो मनुष्य हैं वो दर्द में रहते हैं, वो समस्याओं से लड़ते हैं, वो किस वजह से, तो वो अपने कारण की वजह से। एट टाइम्स द ट्रेजिक हीरो अपीयर्स टू सफर सिंपली बिकॉज ही लिव्स इन अ क्रूएल एंड अनजस्ट यूनिवर्स। तो जो ट्रेजिडिक हीरो होते हैं, जो ट्रेजिक हीरो होते हैं, जो ट्रेजिडी में जो एक्टिंग करते हैं, वो क्यों सफ़र करते हैं, क्यों समस्याओं से लड़ते हैं, तो उसका कारण ये है कि वो या तो क्रूएल सोसाइटी में रहते हैं या भद्दे सोसाइटी में रहते हैं या फिर ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसके लिए वह सूटेबल नहीं है। इतना समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। इसको बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। ये वाला यहां से था। The cause of suffering are diverse, yet the purpose of suffering appears almost universally acknowledged. Only through suffering does a person attain wisdom. According to Francis Ferguson, the plays flow a tragic pattern of the purpose, passion and perception. तो ऐसा है कि द काउज ऑफ सफरिंग आर डाइवर्स, जो समस्याएं हैं उससे लड़ने के कारण कई हो सकते हैं। ठीक है, येट द पर्पस ऑफ सफरिंग अपीयर्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सली नॉलेज्ड, मतलब कारण कई हो सकते हैं समस्याओं से लड़ने के, ठीक है, लेकिन समस्याओं से लड़ने का जो उद्देश्य है वो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि हम समस्याओं से क्यों लड़ते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और फ्रांसिस फर्ग्यूसन कहते हैं कि कोई भी प्ले जो है ना वो हमेशा ही एक ट्रेजिक पैटर्न को फॉलो करता है, एक दुर्घटना वाले पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है, पर्पस होता है। पर्पस का मतलब हो गया उद्देश्य, पैशन का मतलब हो गया कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरह से कह ले क्या कह सकते, उत्साह कह सकते हैं इसको। पैशन का मतलब हो गया, आप इसको क्या बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट वर्ड, देखिए क्या बोलूं मैं। पैशन एक तरह से, एक सेकंड मुझे याद करने दीजिए, बस एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ, जोश। तो ये जो है ना ट्रेजिक पैटर्न को फॉलो करता है कोई भी प्ले जिसमें उद्देश्य होता है और उसको करने के प्रति जोश होता है और उसको करने के प्रति कुछ परसेप्शन होता है, माइंड में कुछ आत्मचिंतन चलता रहता है कि हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो है ना फ्रांसिस फर्ग्यूसन कहते हैं कि यही जो है एक प्ले का ट्रेजिक फ्लो होता है, एक प्ले का ट्रेजिक पैटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। To put into Eric Bentley word, tragic cannot entail extreme pessimism, for that would be to lose faith in man. The tragic vision encompasses the paradox of human freedom, admitting the possibility of great goodness and great evil. तो ऐसा है कि जो एरिक बेंटली है ना वो कहते हैं कि ट्रेजिक कैन नॉट इंटेल एक्सट्रीम पेसिमिज्म। ट्रेजिडी जो है या ट्रेजिडी जो ट्रेजिडी भरा ड्रामा होता है इसमें हम केवल और केवल निराशा ही नहीं देखते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर हम देखते हैं तो इससे क्या होता है कि इस ट्रेजिडी को देखने से मनुष्य का जो है ना वो जो फेथ होता है, मनुष्य की जो एक तरह से कह ले कि फेथ का मतलब हो गया कि क्या कह सकते हैं इसको, वो जो है ना अपने अंदर में जो मोटिवेशन होता है ना वो खो देते हैं मनुष्य। तो ये जो ट्रेजिडी है ना केवल और केवल इसमें निराशा वाली चीजें ही नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो मनुष्य जो है ना अपने अंदर एक तरह से निराशा को ही भर लेते हैं, वो अपने अंदर के फेथ को लॉस कर देते हैं, अपने अंदर की जो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने अंदर जो
आत्मविश्वास होता है ना, उसको वो लॉस्ट कर देते हैं। द ट्रेजिक विजन इन कंपोजेज द पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एडमिटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट गुडनेस और ग्रेट इविल। तो जो ये जो ट्रेजिक विजन है, इसके माध्यम से किसी भी मनुष्य के अंदर जो है ना ग्रेट गुडनेस को भी दिखाया जा सकता है और ग्रेट इविल को भी दिखाया जा सकता है। सम ऑफ द काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी आर, कुछ ट्रेजेडी इस तरह से होती है, रिवेंज ट्रेजेडी और ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। ठीक है, यह ड्राइव फ्रॉम सिनेका, इट्स मटेरियल ऑफ मर्डर, रिवेंज, घोस्ट, क्या था, म्यूटिलेशन है यहाँ पर लिखा हुआ, एंड carnage. It was a dramatic genre that flourished in the late Elizabethan and Jacobean period. Keyed the Spanish tragedy established this popular form later later to be followed by Marlowe the Jew of Malta. ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो रिवेंज ट्रेजेडी है, बदले की ट्रेजेडी है या फिर ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है, यह जो है ड्राइव हुआ है सेनेका से। ठीक है, और इसका जो मटेरियल है, इसमें जो प्ले हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं मर्डर से संबंधित, खून खराबे से, रिवेंज से, घोस्ट से, भूत से, म्यूटिलेशन से या फिर कैरेनेज से। ठीक है, और यह एक तरह का ड्रामेटिक जीनर है और इसका जो भरण पोषण है या इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो हुई एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड से। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है किड्स की लिखी हुई द स्पेनिश ट्रेजेडी, और उसके बाद इसके आगे जो है ना इसको लिखा गया मार्लो के द्वारा, और ये था द जियो ऑफ माल्टा 1592 में। आई होप आप लोग इसको समझ गए। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, घरेलू ट्रेजेडी वाज रिटेन इन प्रोज एंड प्रेजेंटेड अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द मिडिल क्लास और लोअर सोशल रैंक्स हु सफर अ कॉमन प्लेस और डोमेस्टिक डिजास्टर। दिस वाज popularized by 18th century writers, for example जॉर्ज लीलो, द लंदन मर्चेंट्स। तो ऐसा है कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है, जो घरेलू ट्रेजेडी है, यह प्रोज फॉर्म में, प्रोज मतलब हो गया गद्य फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब ये एक नायक होता है। ठीक है, यह नायक जो है मिडिल क्लास फैमिली का होता है या फिर लोअर सोशल रैंक का होता है, और यह जो है ना एक तरह से घरेलू समस्याओं से परेशान होता है। और इस तरह की जो ट्रेजेडी है यह पॉपुलर हुई थी 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जॉर्ज लीलो द्वारा लिखा गया द लंदन मर्चेंट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला है सोशल ट्रेजेडी, सामाजिक ट्रेजेडी, सामाजिक दुर्घटना। यह जो ट्रेजेडी है ना, इसमें है ना हमें क्या देखने को मिलता है, समाज में घट रही घटनाओं के बारे में और जो राजनीति चल रही है समाज में उससे संबंधित जो ट्रेजेडी है उसे हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। ऐसे जो ड्रामा होते हैं उसे हम सोशल ट्रेजेडी वाले ड्रामा कहते हैं। यह जो ट्रेजेडी है यह एक मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है या फिर वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें जो हीरो हीरोइन होते हैं वो या तो मिडिल क्लास के होते हैं या फिर वर्किंग क्लास के होते हैं। नोटेबल ट्रेजेडीज ऑफ 19th and 20th centuries are Henrik Ibsen's A Doll's House and The Ghost एंड आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन। तो ऐसा कि ये जो सोशल ट्रेजेडी है ना, ये कब फेमस हुआ, कब पॉपुलर हुआ, तो 19th और 20th सेंचुरी में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है हेनरिक इब्सन का लिखा हुआ और डॉल्स हाउस एंड घोस्ट, और आर्थर मिलर का लिखा हुआ डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे आप। मेलो ड्रामा की बात करते हैं तो मेलो ड्रामा ओरिजिनली अप्लाइड टू म्यूजिकल प्ले इंक्लूडिंग ओपेरा। तो ओपेरा टाइप का जो प्ले होता है ना उसे हम मेलो ड्रामा की कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होते हैं, जो नायक होते हैं, वो फ्लैट टाइप के होते हैं, वो एकदम सीधे साधे विचार वाले होते हैं। हीरो ड्रामा रियलाइज रिलीज ऑन implausible events and sensational action. Continuous action drives the plot through the series of adventure. It thrives on thrills, excitement, suspense, and rescues. The conflict is external and everything is delineated as black or white. Melodrama appears to deal with serious subjects, but its seriousness is only pretense. Most of the serious dramas never reached the height of the tragedy and thus become melodrama. तो ऐसा है, देखिए ये जो मेलोड्रामा है ना, ओरिजिनली इसको हम कह सकते हैं एक तरह का म्यूजिकल प्ले, संगीत वाला प्ले। जैसे कि एग्जांपल हो गया ओपेरा। ठीक है, ओपेरा एक एग्जांपल है मेलोड्रामा का। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें जो नायक होता है वो एक तरह का उसमें जो नायक होता है जिसे आप प्रोटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, वो एक तरह का फ्लैट टाइप होता है, मतलब साधारण विचारों वाला होता है। और
इसके बाद जो है ना, इसमें इस तरह के जो मेलो ड्रामा वाले प्ले होते हैं उसमें हमें थ्रिल्स देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, सस्पेंस भी देखने को मिलता है। तो इतना समझ गए आप। और ये जो मेलो ड्रामा है ना, यह डील करता है सीरियस ऑब्जेक्ट से, सीरियस सब्जेक्ट से ये डील तो करता है, लेकिन यह जो सीरियसनेस है केवल और केवल कुछ क्षण के लिए ही होता है। फॉर अ मोमेंट दिस टाइप ऑफ सीरियसनेस अकर्ड। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे जो सीरियस ड्रामा या बहुत सारे जो ड्रामा जो है ना, कभी भी ट्रेजिडी की हाइट पर नहीं पहुंच सके, इसलिए इसे हम मेलो ड्रामा कहने लगे। और इसका एग्जाम्पल है मेरी एलिजाबेथन का लिखा हुआ, मेरी एलिजाबेथन ब्रेडॉन का लिखा हुआ लेडी ओल्डीज सीक्रेट, जेम्स एम क्लेन का लिखा हुआ मिल्डर्ड पियर्स और द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग ट्वाइस। ठीक है, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये वाला शायद जेम्स एम केन और मिल्डर्ड पेयर ने शायद इसको मिल करके लिखा था, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग एक बार गूगल देख लीजिएगा करके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कुछ और एग्जांपल्स है। विलियम कोलिंस के द्वारा द वोमेन इन वाइट, और उसके बाद ओलिव हिगिंस प्रॉटी के द्वारा लिखा हुआ है स्टेला डलास, नाउ व्यागेर, जीन जैक्यूज रोजियो के द्वारा पिगमेलियन। अब रोमांटिक ट्रेजेडी की बात करते हैं तो रोमांस, जिस भी ट्रेजेडी में रोमांस देखने को मिलता है और जिसकी एंडिंग अनहैप्पी टाइप से होती है, मतलब उसकी जो एंडिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, या फिर हीरो या हीरोइन के डेथ से जिस ट्रेजेडी की एंडिंग होती है उसे हम रोमांटिक ट्रेजेडी की संज्ञा देते हैं, जैसे कि शेक्सपियर का लिखा हुआ रोमियो एंड जूलियट। हेरोइक ड्रामा की बात करते हैं तो ये जो है ना, क्या लिखा हुआ है, हेरोइक ड्रामाज may not look deeply into the philosophical question of good, evil, man's relation to supernatural etc, but they abide by the rule of poetic justice and portray swashbuckling adventurous, the Count of Monte Cristo। तो ये हीरोइक ड्रामा में क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली हमें देखने को नहीं मिलता है। हम जो है ना, इसमें क्या होते हैं कि सिंपली एक तरह से कोई भी नॉर्मल कोई भी जजमेंट बना लेते हैं, और जजमेंट के आधार पर अगर कोई ड्रामा लिखा गया है और उसमें हीरो को जो होता है ना, या हीरो या हीरोइन को मेन रूप से दिखाया जाता है, उनके एक्ट को दिखाया जाता है, और फिर बाद में स्टोरी की एंडिंग कुछ नहीं होती है, तो वैसे ड्रामा को हम हेरोइक ड्रामा कहते हैं। और इसके एक एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख सकते हैं द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B, व्हाट इज कॉमेडी इन लिटरेचर, डिस्कस अबाउट इट्स टाइप, और व्हाट इज कॉमेडी डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बताइए, या फिर आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कह सकते हैं कि इसकी जो विभिन्न प्रकार है उसके बारे में हमें बताइए। इसके जो विभिन्न प्रकार हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हमें बताइए। मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है, मतलब बात को घुमा कर लिख दिया मैंने। तो कॉमेडी क्या है, एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल कॉमेडी फोकस ऑन प्लीजर को आप कह सकते हैं खुशी, और अम्यूजमेंट को भी आप खुशी ही कह सकते हैं, या फिर आश्चर्य भी कह सकते हैं, या मनोरंजन भी कह सकते हैं। अम्यूजमेंट को आश्चर्य नहीं कहेंगे, मनोरंजन ही मान सकते हैं हम इसको। तो इसमें क्या होता है कि द स्पेक्टेटर्स आर मेड टू फील कॉन्फिडेंट दैट नो ग्रेट डिजास्टर विल अक्योर एंड यूजुअली द एक्शन टर्न्स आउट टू बी हैप्पी फॉर ऑल। स्पेक्टेटर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। क्या मतलब होता है, तमाशा दिखाने वाला। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की जो कॉमेडी होती है, इस तरह का जो ड्रामा होता है, इसमें तमाशा दिखाने वाला ऑडियंस को ये फील करा देता है कि आगे जो घटना होगी उसमें कुछ भी बड़ा, कुछ भी गलत घटित नहीं होगा, बल्कि अंत जो होगा वो अच्छा ही होगा, वह खुशियों के साथ ही होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दूं। अब देखिए यहाँ पर एक ड्रामेटिस्ट हुई एलार्डिस निकोल। इन्होंने 3 टेक्निक डिस्क्राइब किया कॉमेडी का, और ये था डेरिसन, इनकॉन्ग्रुइटी एंड ऑटोमेटिज्म। अब ये क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ लिया जाए। तो ये है डेरिजन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गलत निर्णय अगर आप ले लेते हैं तो उसे ही हम डेरिजन कहेंगे। उपहास वाले निर्णय लेना ही डेरिजन कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। डेरिजन टेक एम्स एट ह्यूमन फ्रियलिटीज है यहाँ लिखा हुआ, सच एज स्टूपिडिटी, हाइपोक्रेसी एंड एरोगेंस, नॉकिंग द विक्टिम ऑफ हिज सेल्फ बल्ट
pedestal, the character too pretends more, thus setting himself up for the fall with insult and sarcasm. Comedy sharps writ seeks to pierce the over-inflated egos of pompous politicians, bringing generals and naughty aristocrats. Shakespeare 12th नाइट इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेरिजन है, डेरिजन में क्या होता है कि इंसान अपनी खुद ही गलती करता है, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से समस्याओं में पड़ता है, और यही समस्याएं जो है दूसरों के लिए हंसी का कारण बनती है। अपनी स्टूपिडिटी, अपनी मूर्खता, अपनी हाइपोक्रेसी, अपने पाखंड एंड अपने एरोगेंस की वजह से कोई इंसान समस्या में पड़ता है। खुद वो गलत डिसीजन लेता है, खुद मूर्खता करता है, खुद पाखंड दिखाता है, खुद घमंडीपना दिखाता है और खुद ही समस्या में पड़ जाता है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। जैसे होता है ना, जो पॉलिटिशियन कभी कभी, पॉलिटिशियन मतलब जो राजनेता या कोई नेता जो है ना, कभी कभी ऐसा बयान दे देंगे कि आपको हंसी आ जाएगी। जैसे कि रिसेंट में भी एक छत्तीसगढ़ के एक विधायक थे, मैं बताना तो नहीं चाहूँगा कि किस पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको शराब में क्या कहते हैं, क्राइम्स को खत्म करना है तो लोगों को दारू नहीं बल्कि भांग पीने की सलाह दीजिए। लोगों को दारू नहीं, भांग पीने को कहिए, क्योंकि जब वो भांग पियेंगे तो वो ये भूल जाएंगे कि उसको क्या गलत काम करना है नशे में। तो ये कोई मतलब कोई आपको क्या लग रहा है, ये जो तर्क इस नेता ने दिया है, तो ये क्या मतलब बहुत अच्छा तर्क है, ये एक तरह से हंसी वाला तर्क है। और ये जो इस नेता ने कहा है, ये इसने मतलब अपने पैर में अपने ही कुल्हाड़ी मार लिया, ये खुद ही गलत डिसीजन ले लिया। एक तो बोलने का गलत डिसीजन लिया, और बोला तो बोला मूर्खतापूर्ण बात बोला, ठीक है, और वो मूर्खतापूर्ण बोला तो बोला, पाखंड से बोला। तो यही एक तरह से डेरिजन वाला कॉमेडी हम इसे कह सकते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। शेक्सपियर की 12th नाइट जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, इनकॉन्ग्रुइटी प्रोवोक्स लाफर बाय मीन्स ऑफ रेडिकुलस कॉन्ट्रास्ट इन सिचुएशन, कैरेक्टर और डायलॉग। द अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट टेक्स अप बाय सरप्राइज, मिसप्लेस्ड वर्ड और स्टेटमेंट्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ लाफर। फॉर इंस्टेंस, शेक्सपियर ए मिडसमर नाइट ड्रीम और गोगल्स द इंस्पेक्टर जनरल। तो इनकॉन्ग्रुइटी में क्या होता है ना कि दो इंसान के बीच में डिस्कशंस होता है, या दो हो, चार हो, पांच हो, सात हो, और उनके बीच में डिस्कशंस होते हैं, और वो एक तरह से ऐसा डिस्कशन करते हैं कि भाई काफ़ी हंसी आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पंडित जी थे, और पंडित जी कहीं गए पर कहीं पूजा करवाने के लिए। तो हुआ क्या कि पंडित जी जब पूजा करवा रहे थे, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, और यह एक जस्ट जोक है जिसको कि आप इनकॉन्ग्रुइटी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। अगर किसी को भी बुरा लगे तो मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और आप लोग भी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही सुनिएगा, और नथिंग एल्स, और एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा आप लोग इसको नहीं समझिएगा। तो ऐसा है कि एक पंडित जी थे, वो कहीं पर यज्ञ कराने को गए, पूजा कराने को गए। तो जब वो पूजा करा रहे थे तो हो क्या रहा था कि वो जो घी आग में डाल रहे थे, तो सबको उन्होंने कह दिया था कि भाई अब आंखें बंद कर लीजिए, और जो मैं बोलूं आप बोलिए, और आग में घी आप भी डालिए, मैं भी डालूंगा। तो होता क्या था कि जब पंडित जी पूजा करा रहे थे, उस बीच में क्या हो रहा था कि पंडित जी आधा घी आग में डाल रहे थे, और आधा घी क्या कर रहे थे, अपने लोटे में डाल रहे थे, अपने उसके पास एक बकेट था, बकेट में डाल रहे थे, ताकि वो बाद में इस घी को उठा के ले जा सके। अब इतने में एक शरारती बच्चा जो है ना, वो उधर से पहुंचता है, और उसके बाद थोड़ी देर से वो आंख बंद करके बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि पंडित जी इस तरह का मतलब वो मजाकिया काम कर रहे हैं। तो वो चिल्लाता है और बोलता है कि घृतम चोरम घृतम चोरम घृतम चोरम, मतलब घी चोरी हो रही है, तो घी चोरी हो रही है। तो पंडित जी इधर से कहते हैं ना करम सोरम ना करम सोरम, आधा तोरम आधा मोरम, मतलब कि शोर मत करो भाई, आधा तुम्हारा है और आधा मेरा है। अब बताइए कि इसको सुन करके आप हंसे या नहीं हंसे। अब मैंने इसमें बताया क्या, मैंने इसमें पंडित और बच्चे के बीच हो रही बातों को बताया है, और पंडित और बच्चे के बीच जो बातें हो रही थी वो एक सिंपल वर्ड में नहीं हो रही थी, बल्कि यह एक तरह से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी सब का मिश्रण था। तो ऐसा जो है ना, ये इनकॉन्ग्रुइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि मिसप्लेस्ड वर्ड्स को यूज करके, मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट्स को यूज करके हंसी को क्रिएट किया जाता है, लाफर को क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आप लोग इनकॉन्ग्रुइटी को भी समझ गए होंगे। और शेक्सपियर का जो शेक्सपियर का एक लेखन है अ मिडसमर नाइट, यह बेस्ट एग्जाम्पल है
इनकॉन्ग्रुइटी वाले कॉमेडी का, या फिर गोगल्स का लिखा हुआ एक है द इंस्पेक्टर जनरल, यह भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब तीसरा है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म occurs when people are depicted as acting without thinking. Comic characters often have annoying habits or mannerism. They lost the ability to interact naturally. For example, Chekhov's The Marriage Proposal. कॉमिक कैरेक्टर्स नहीं, ये वाला यहीं तक है, इसके बाद ये दूसरा स्टांजा आगे बताऊंगा मैं, ये दूसरा पैराग्राफ है। तो ऑटोमेटिज्म जो है ना कब आता है, जब इंसान को एक्टिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, वो भी बिना सोचे समझे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ ना भाई, कि मुझे क्या पढ़ाना है। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, मैंने जरूर इसकी पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत जाना होगा, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं मैं कुछ पढ़ता नहीं, खुद से कुछ पढ़ता नहीं, खुद से कुछ समझता नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता, तो मैं हास्य का पात्र नहीं होता ना भाई। मुझ पर आप हंसते ही हंसते ना, बिल्कुल हंसते। तो यही ऑटोमेटिज्म कहलाता। ऑटोमेटिज्म में मतलब स्वतः ही हंसी आ जाती है। और इसमें क्या होता है कि इंसान को या पीपल को जो है ना एक्टिंग करने को भेज दिया जाता है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। इसका एक एग्जाम्पल आप चेकोव्स का द मैरिज प्रपोजल ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर 10th में होंगे सीबीएसई बोर्ड में, हाँ 10th में ही है, तो उनको लास्ट में 2 बुक है, याद तो नहीं आ रहा मेरे को नाम, लेकिन दोनों बुक में से किसी एक बुक के लास्ट में ये वाला ड्रामा जरूर देखा होगा। मतलब ये जो ड्रामा है ना, दोनों बुक में से किसी एक बुक में जरूर है, और वो लास्ट में है द मैरिज प्रपोजल करके। तो यह अच्छा खासा एग्जाम्पल है एक ऑटोमेटिज्म का। या फिर अगर कोई स्टूडेंट बीएसईबी का छात्र है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का छात्र है, तो उनको एक बुक मिली होगी रेनबो। जब वो 100 मार्क्स का क्या कहते हैं इंग्लिश लेते होंगे या लिए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि उनकी जो प्रोज वाली सेक्शन है, प्रोज सेक्शन के सबसे लास्ट में यही द मैरिज प्रपोजल करके एक ड्रामा है। तो यह जो द मैरिज प्रपोजल वाला ड्रामा है ना, बिल्कुल ही ऑटोमेटिज्म ड्रामा का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है ना कि एक तरह से ये है कि चुबकोव और लोमोव रहता है, तो एक लड़की और रहती है, नटालिया रहती है शायद। तो इसमें क्या होता है कि चुबकोव को शायद नटालिया से शादी करना होता है, और वो बिना कुछ सोचे समझे ही शादी के लिए पहुंच जाता है, बिना कुछ सोचे समझे ही शादी का प्रपोजल दे देता है। नटालिया को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद दोनों में एकदम गुफ्तगू, मतलब एक तरह से बयानबाजी होती है, मारपीट की स्थिति आ जाती है, एक राउंड मारपीट भी चल जाता है। उसके बाद दोनों मूर्छित होकर गिर जाते हैं इधर उधर, फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना कि मतलब एक तरह से कॉमेडी का सिचुएशन क्रिएट हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बिना सोचे समझे ही कुछ कह दिया गया। तो यह ऑटोमेटिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी ऊपर में, जस्ट ऊपर में, जब मैं आप लोगों को डेरिजन पढ़ा रहा था, तो डेरिजन में मैंने आपको एक छत्तीसगढ़ के विधायक का एग्जांपल दिया होगा। तो वो क्या था ना कि वो विधायक भी ऑटोमेटिज्म के एक अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो बातें कही, उन्होंने भी जो एक्टिंग की मीडिया के सामने, वो भी बिना सोचे समझे कि उन्होंने कह दिया कि भैया भांग पिलाना स्टार्ट कर दो युवाओं को, वो गलत काम नहीं करेंगे। अब भैया ये क्या बात हुई भला, भांग पिलाना स्टार्ट कर दे, शराब को छुड़ा के भांग पिलाना स्टार्ट कर दे, ये क्या सोल्यूशन हुआ? तो यह ऑटोमेटिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मिस्टेक हो गया बोलने में। कॉमिक कैरेक्टर्स रिमेन्स ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन, सेपरेटिंग फिक्शंस फ्रॉम रियलिटी। जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से ऐसे करके मान लेते हैं यह हमारी जीवन रेखा है, यह समस्याओं से घिरा हमारा जीवन है, और यह है कॉमेडी। तो कॉमेडी को कौन निभाता है? तो कॉमिक कैरेक्टर निभाते हैं। कौन निभाते हैं? या कॉमेडी करता कौन है? तो कॉमेडी कैरेक्टर करते हैं, फनकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं ना, यह जो है ना एक तरह से जिंदगी को, समस्याओं भरी जिंदगी को एक लाइन में बांट देते हैं। एक साइड मनुष्य की समस्या भरी जिंदगी होती है, समस्या वाली जिंदगी होती है, दूसरे तरफ कॉमेडी होती है, या कह ले कि मस्करी होती है, थोड़ा मोड़ा खुश मिजाजपन होता है। द एस्थेटिक डिस्टेंस अलाउज अस टू लाफ एट देयर ट्रबल्स विदाउट फीलिंग पिटी एंड फियर ऑफ ट्रेजेडी। और यही जो डिस्टेंस है
और मनुष्य को क्या करता है कि इसी कॉमिक कैरेक्टर पर हंसने के लिए मजबूर करता है। अब ये जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं को देख करके मनुष्य अपनी समस्याओं को भूल करके हंसता है और यही हंसी उनको चरम सुख देता है। द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ रियल पेन। तो जो यह कॉमेडी का संसार होता है इसको हम एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि वैसा संसार जहाँ पर कोई भी वास्तविक दर्द हो ही नहीं। For all its criticism of human limitations, hypocrisy and foolishness, comedy views human beings as survivors. इसको मैं पूरा डिलीट कर देता। इन कॉमेडी वी लाफ एट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। तो ऐसा है कि ओवरऑल अगर हम सब कुछ मिला करके देखें तो हम ये पाते हैं कि यह जो कॉमेडी है, यह जो मस्करी है, यह जो खुशी है ना, मनुष्य को किसी भी तरह से या कह लें कि बहुत तरीके से मनुष्य को पाखंड से दूर करती है, मनुष्य को मूर्खता से दूर करती है। और साथ ही यही कॉमेडी जो है ना हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीखें, कैसे हम अपनी गलतियों को समझें और उन पर हंसे और उससे नई सीख लें और आगे बढ़ जाए। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। अब है कि कॉमेडी को जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फार्स है सबसे पहले, तो यह एक तरह की कॉमेडी होती है डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू हर्टी लाफर बेली लाफ। यह एक तरह की ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें इंसान है ना पेट पकड़ के हंसता है, काफी हंसता है। दिस एम्प्लॉयज हाईली एक्सेग्रेटेड और caricature type of character puts them into improbable and ludicrous situation and makes free use of sexual mix-up, broad verbal humors and physical bustle and horseplay। तो ऐसा है भैया कि इस टाइप का जो प्ले होता है इसमें जो कैरेक्टर होता है ना वो ऐसा होता है कि वो खुद अपने आप को गलत तरीके के ऐसे वैसे सिचुएशन में डाल लेता है और वहाँ पर वो जो अपने आप को बचाने के लिए गलत सिचुएशन में वो जो अपने आप को डालता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ पर सेक्सुअल मिक्सअप को दिखाता है, फिर उसके बाद फिजिकल बस्टल, हॉर्स प्ले इत्यादि को दिखाता है और इसी को देख करके मनुष्य जो है, ऑडियंस जो है वो खुश हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। At times the sustained brilliance and wit of dialogue helps to achieve the comic कहाँ गया भाई, achieve the comic effect in better way. Human beings are presented as helpless victim of their bodily urge, hungry of food, drinks and sex. Characters in farce are usually single-minded, seeking to satisfy their cravings with reckless desperation। तो ऐसा है कि यहाँ पर इस फार्स में ये दिखाया जाता है कि मनुष्य जो है ना वह खुद हेल्पलेस है, वह अपनी समस्याओं का खुद शिकार है, वह अपने शरीर के डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह भोजन के लिए कुछ भी कर सकता है, वह पानी के लिए कुछ भी कर सकता है, वह सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो फार्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली सिंगल माइंडेड होते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसे मनुष्य जो है ना अपनी इन चीज़ों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। दस कॉमेडी विच फोकस ऑन फिजिकल ह्यूमर और स्लैपस्टिक इज कॉल्ड फार्स। इसलिए कॉमेडी जो कि फोकस करता है किस पे, फिजिकल ह्यूमर, मनुष्य की जो शारीरिक गतिविधि है उस पे और मनुष्य के ऊपर एक तरह से करारा तमाचा के तौर पर ये फोकस करता है, तो उसे हम फार्स कहते हैं। प्लॉट कॉम्प्लिकेशंस, मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड मिसकम्युनिकेशन मैक्स इट इफेक्टिव। जो प्लॉट का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो जब फार्स लिखा जाता है उसमें जो प्लॉट हमें देखने को मिलता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसमें जो कठिनाइयाँ होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स का जो मिस्टेकन आइडेंटिटीज होता है और जो मिसकम्युनिकेशन होता है वह फार्स को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। फार्स इज इफेक्टिव इन परफॉर्मेंस देन एज लिटरेचर। कॉमेडियंस लाइक चार्ली चैपलिन एंड कर्टिन बिकम्स मास्टर्स ऑफ फार्स। ये चार्ली चैपलिन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में भी बताया था। यह एक तरह से पेंटोमीम बनाते थे और यह साइलेंट फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता रह चुके हैं और ये अभी मर चुके हैं। और साइलेंट फिल्मों के अभिनेता तो थे, ये प्रोड्यूसर भी थे, ये प्ले मेकर भी थे या ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं आप, मतलब इनमें मल्टीपल टैलेंट भरा हुआ था। तो चार्ली चैपलिन को आप अगर अभी आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आप चार्ली चैपलिन की कॉमेडी देखिएगा, वो आप उसको देखिएगा कि वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको हंसा देगा, वो अपने बॉडी गेस्चर से आपको हंसा देगा।
और उसके बाद वो अपनी गलतियों से भी आपको हंसा भी देगा और साथ में कुछ ना कुछ नई सीख भी दे देगा। तो चार्ली चैपलिन इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हुए। कैटोन भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हुए इसके। कॉमेडिया डिले आर्टे वाज अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड अराउंड मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर। और ये वाला जो फार्स वाला जो ड्रामा था कॉमेडिया डेल आर्टे, यह एक तरह का ड्रामा का फॉर्म था और यह मिड 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। और यह किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इटालियन एक्टर्स के द्वारा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फार्स के बाद है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यह मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाई कॉमेडी है। इट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाई कॉमेडी एज इट होल्ड्स द कस्टम ऑफ aristocratic society up to ridicule. It uses verbal wit and sarcasm to depict the charm and reveal the pretensions आगे क्या लिखा हुआ भाई of its character. शेक्सपियर यहाँ पर लिखा हुआ था शेक्सपियर्स लव्स लेवर लॉस्ट एंड मच एडू। इसको मैं पहले एक बार डिलीट कर दूं। About nothing are examples of comedy of manners. The comedy of manners, as its name implies, concentrates upon the depiction of men and women living in a social world ruled by convention. तो ऐसा कि जो comedy of manners है ना, यह mainly ऐसे समाज में मतलब ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ऐसे समाज, इसमें ऐसे समाज को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें कि समाज कुलीनों का होता है। मतलब ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसमें जो ड्रामा लिखे जाते हैं उसमें है ना जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है उसमें है ना कुलीन समाज को दिखाया जाता है। और कुलीन समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो पाखंड होता है ना उसे ही दिखाने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ड्रामा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो ड्रामा लिखे जाते हैं उसमें हम कुलीन समाज के महिलाओं और पुरुषों में जो पाखंड देखने को मिलता है उसी के बारे में देखते हैं, उसी को समझते हैं। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जैसा कि नाम से सजेस्ट है तो आप समझ गए होंगे कि क्या नाम से सजेस्ट है। और शेक्सपियर का लिखा हुआ है क्या है भाई, ये वाला शेक्सपियर लव्स लेवर लॉस्ट। तो शेक्सपियर का जो ये लिखा हुआ लव लेवर लॉस्ट एंड मच, ये वाला काफी अच्छा एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दिस फॉर्म ऑफ कॉमेडी वाज गिवन अ हाई पॉलिश इन रीस्टोरेशन कॉमेडी। जब चार्ल्स सेकंड का कार्यकाल चल रहा था रीस्टोरेशन कॉमेडी का, उस समय इस तरह के कॉमेडी को काफी फ्लोरिस्ट किया गया, इस तरह के कॉमेडी का काफी भरण पोषण हुआ। और बाद में इसको काफी आगे बढ़ाया किसने? तो फ्रेंच राइटर मोलिरे ने। किसने? It deals with the relation and integrio of the man and woman living in a sophisticated upper different class society. ये तो बता ही दिए हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सेंटिमेंटल कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात कर लेते हैं। ग्रू आउट ऑफ दिस कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यह कॉमेडी ऑफ मैनर्स से ही सेंटिमेंटल कॉमेडी आया। और यह जो है ना 18th सेंचुरी के मिडिल क्लास के लाइफ को रिप्रेजेंट करता था और इसके रिएक्शन को क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता था अगेंस्ट व्हाट हैड कम टू बी कंसिडर्ड द इमोरटलिटी ऑफ सिचुएशन एंड इंडिसेंसी ऑफ डायलॉग। गोल्ड स्मिथ का जो है ना स्टूप्स टू कंकड़, सेरेडॉन्स का एक है द राइवल्स एंड अ स्कूल फॉर स्कैंडल एंड विल्डे का ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिंग। अर्नेस्ट डिलीटेड द इंसिडेंसी, रिवीव्ड द विट एंड गिटी ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी। तो ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है ना यह कॉमेडी ऑफ मैनर से बाहर आया और इसकी स्टार्टिंग भी 18th सेंचुरी में। और यह जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है इसमें हमें दिखाया जाता था मिडिल क्लास के लाइफ को। ठीक है, मिडिल क्लास के लाइफ को सेंटिमेंटल कॉमेडी में रिप्रेजेंट किया जाता था। और सेंटिमेंटल कॉमेडी का सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड स्मिथ का लिखा हुआ सी स्टूप्स टू कंकर, सेरेडॉन्स का लिखा हुआ द रिवेल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल और विल्डे का लिखा हुआ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक तरह की कॉमेडी टाइप है, एक तरह का कॉमेडी टाइप है और इसको डेवलप किया गया था बेन जॉनसन। और यह एंशिएंट फिलोसॉफिकल थ्योरी पर आधारित एक तरह की कॉमेडी होती थी। जो पुराने ज़माने में जो क्या कहते हैं फिलोसॉफी, एक तरह से दार्शनिक वाली थ्योरी होती थी उस पर आधारित जो कॉमेडी होती थी उसी को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता था। इसको लिखा था या इसकी स्टार्टिंग की थी बेन जॉनसन ने। और ये क्या था, क्या है भी यहाँ लिखा हुआ द प्राइमरी फ्लूइड्स आई ब्लड फ्लैगम, हाँ फ्लैगम में कोलर है, क्या है ये कोलर है, उसके बाद एंड मेलनकॉली
whose mixture was held to determine both a person's physical condition and character type. Thomas Sadwell had a flair and skill in depicting humorous types. This is also called the satiric comedy or the corrective comedy. It tends to see the dark side of humanity and uses laughter as a satiric weapon. Johnson's Wolpen is an example of this comedy which exposes the false premises on which the people stand. तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है ना, यह मनुष्य की वास्तविकता को दिखाता है, मनुष्य के मनुष्यता का जो डार्क साइड है, जो बुरी तरह की जो मनुष्यता है उसको दिखाता है। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जॉनसन का लिखा हुआ वोल्पन। और इसमें जो है ना ये दिखाया गया है कॉमेडी के माध्यम से कि कैसे मनुष्य जो है ना अपने ही लिए पहले झूठे वादे करता है और फिर उस झूठे वादे के ढेर पर खड़ा हो जाता है और अपना ही नुकसान कर लेता है। तो आई होप आप लोग इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज का भी वीडियो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब है टेंडेंसी कॉमेडी। यह एक अनदर फॉर्म ऑफ कॉमेडी है और इसमें क्या होता है कि कहाँ गया भाई पेन, in which one is made to different types of drama laugh at a person not merely because she is ridiculous but she is being ridiculed. The laugher is derisive with contempt and malice. तो ऐसा है कि ये जो टेंडेंसी वाली कॉमेडी होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है ना उसका खुद का मजाक बनाया जाता है। तो जब उसका खुद का मजाक बनाया जाता है तो लोग हंसते हैं, और इसी तरह की कॉमेडी टेंडेंसी कॉमेडी होती है। फेस्टिव कॉमेडी यह एम्फासाइज सेलिब्रेशन कॉमेडी होती है। द विक्ट्री सिंबलाइज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल एंड रीजनरेशन विच अलाउज लाइफ टू कंटिन्यू। और यह एक तरह का फेस्टिवल के ओकेजन पे या फेस्टिव सीजन्स में इस तरह की कॉमेडी की जाती है। इसमें है ना विक्ट्री दिखाया जाता है राजा रानी की, उसके बाद देवी देवताओं की विक्ट्री को इस ड्रामा में दिखाया जाता था। शेक्सपियर का एक अच्छा खासा लिखा हुआ एक एग्जाम्पल है फेस्टिव कॉमेडी का, वो है ट्वेल्थ नाइट। यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और इसमें हम देखते हैं क्या लव फाउंड लॉस्ट एंड रीगेन्ड एंड ट्रेडिशनल वेडिंग एट द एंड ऑफ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कॉमेडी रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। दिस वाज आल्सो कैटेगराइज्ड एज द रोमांटिक कॉमेडी। और ये जो कॉमेडी है ना ये वाली, ये क्या हाँ गया भाई, फेस्टिव कॉमेडी, इसको रोमांटिक कॉमेडी की संज्ञा भी दी जाती है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे आई होप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2C ट्रेजिक कॉमेडी। इसको सिंपल वर्ड में समझिए, ऐसा ड्रामा जिसमें ट्रेजिडी भी हो, रहस्य भी हो और साथ ही कॉमेडी भी मिक्स हो, तो ऐसे ड्रामा को हम ट्रेजिक कॉमेडी कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी। तो अकॉर्डिंग टू हॉरेस वॉलपोल, लाइफ इज अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक, ए ट्रेजिडी टू दोज हु फील। तो ये हॉरेस वॉलपोल कहते हैं कि लाइफ उसके लिए कॉमेडी है जो कि जिंदगी के बारे में सोचते हैं, और लाइफ उनके लिए एक ट्रेजिडी, एक दुर्घटना है, जिंदगी उनके लिए एक दुर्घटना है जो कि इसको फील करते हैं, जो कि जिंदगी के बारे में सोचते हैं उनके लिए लाइफ, जिंदगी के बारे में जो सोचते हैं उनके लिए लाइफ एक क्या है, कॉमेडी है, मजाक है। लेकिन जो उस लाइफ को फील करते हैं, उस जिंदगी को फील करते हैं, उसके लिए ये क्या है, तो यह एक ट्रेजिडी है। तो यही है यहाँ पर कि नॉट ऑल प्लेज, कोई भी प्ले है, कोई भी ड्रामा है, उसको हम केवल और केवल एक ही कैटेगरी में फिट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मोस्ट प्लेज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 2 और मोर जीनर्स। तो वास्तव में ऐसा है कि कोई भी प्ले है ना उसमें केवल एक ही शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसमें हमें 2 या 2 से अधिक शैली देखने को मिलती है। अगर कॉमेडी है, अगर हंसी है तो रोना भी होगा, समझ में आया। अगर कॉमेडी है तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैडनेस भी होगा। अगर हैप्पी एंडिंग हो रही है तो बीच में कहीं ना कहीं सैड वाला सीन भी आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्ले परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्ले को हम एक सिंगल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको डेरिज्म वाला दिखाया था, डेरिजन, उसके बाद आपको ऑटोमेटिज्म, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, 1 सेकेंड लाइन चला गया है, मतलब लाइट चला गया है, इन्वर्टर के लाइट को मैं ऑन कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने इन्वर्टर के बल्ब को ओपन कर दिया है, मतलब ऑन कर दिया है। अब हम लोग सीधे मुद्दे पर चलते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे किसी प्ले के अंदर जो है 2 जीनर्स शामिल किए जाते हैं, मतलब किसी भी प्ले में कोई एक जीनर परफेक्ट नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। It was a type of Elizabethan and Jacobean drama which
intermingled both the standard characters and subject matter and the standard plots of tragedy and comedy. People were of high degree and low degree, and the plots was serious criticism with lowbrow farce and slapstick humor. तो ऐसा है कि उस समय क्या हुआ कि एक समय में जब एलिजाबेथन एज में जब ड्रामा लिखे जा रहे थे और जैकोबियन एज में जो ड्रामा लिखे जा रहे थे, तो उसमें जो उसमें जो ड्रामाटिस्ट थे, जो प्ले राइट थे, जो ड्रामा लिखते थे, उन्होंने क्या किया कि कैरेक्टर्स और सब्जेक्ट मैटर्स को उठाया, कंबाइन किया, प्लॉट्स को उठाया, कंबाइन किया। तो वो कहाँ से किया? तो ट्रेजिडी और कॉमेडी वाले प्लॉट्स को उठाया, कंबाइन किया, और ट्रेजिडी और कॉमेडी वाले जो कैरेक्टर्स होते थे उनको एक साथ मिलाया, कंबाइन किया, और उसके बाद उन्होंने लोगों के सामने इसको पेश कर दिया। और उसमें क्या होता था कि ऐसा करने से लोगों को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट जो है ना वो ड्रामा में देखने को मिलता था। और इसका एग्जांपल है फ्लेचर्स द फेथफुल, ये क्या है भाई, सेफर्ड्स। और इसके बाद है शेक्सपियर का द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस एंड द विंटर्स टेल आर पॉपुलर ट्रेजिकोमिक रोमांस। इसमें ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है और रोमांस भी है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे आप। It is thus defined as interpretation of emotional reaction where tragedy and comedy are both present, yet one does not merely follow upon other but arises from it। तो ऐसा है कि अब हम समझ सकते हैं या अब हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो ट्रेजिडी कॉमेडी होते हैं, इस तरह के जो ड्रामा होते हैं, उसमें हमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही एक साथ देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि मिर्च के साथ मसाला का तड़का। तो आई होप आप लोग इसको क्लियरली समझ गए होंगे। लाइट जाने की वजह से पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो गया, बीच में मैं रुक भी गया था और मैं मतलब कि लाइट ओपन करने चला गया और शायद इसमें एक बार जो रिकॉर्डिंग है वो कट भी हुआ है। तो मे भी कुछ बीच में गलती हो गई होगी। अगर कुछ गलती हुई होगी, कुछ अनइवन साउंड आया होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2D देख लेते हैं। व्हाट इज हिस्टोरिकल प्लेज इन नेचर डिस्कस और व्हाट इज हिस्टोरिकल प्ले डिस्क्राइब। तो इसका एकदम सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्टोरी पर बेस्ड जो प्ले होते थे, इतिहास को ध्यान में रख करके जो ड्रामाज लिखे जाते थे उसे हम हिस्टोरिकल प्ले कह सकते हैं या हिस्टोरी प्ले कह सकते हैं। क्रॉनिकल प्ले भी उनसे कह सकते हैं। क्रॉनिकल प्ले वेयर ड्रामेटिक वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स बाय राफेल हॉलिंस्ड एंड अदर्स। तो राफेल हॉलिंस्ड ने सबसे पहले हिस्टोरिकल प्ले को इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा के अंदर। क्रॉनिकल्स वेयर रिटन अकाउंट्स इन प्रोज और वर्ब्स। प्रोज और वर्स, कविता और कहानी दोनों ही फॉर्मेट में इस तरह के प्ले को लिखा जाता था, ऑफ नेशनल और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स। दिस वर्क्स अचीव्ड हाई पॉपुलरिटी इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में इस हिस्टोरिकल प्लेज ने काफ़ी अचीवमेंट पाया। द अर्ली क्रॉनिकल प्लेज वेयर अ लूजली नीट सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एंड डिपेंडेंट फॉर इफेक्ट ऑन द स्टेज बैटल्स। पब्लिक वाज फैसिनेटेड बाय दीज हिस्टोरिकल ड्रामा। और जो पब्लिक है ना वो इस हिस्टोरिकल ड्रामा को देख करके काफ़ी आकर्षित होती थी। द ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज जूलियस सीजर, रिचर्ड II, एडवर्ड I, हेनरी V आर पॉपुलर। आगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। आर पॉपुलर एलिजाबेथन हिस्टोरिकल प्लेस। तो उस समय में जो हिस्टोरिकल प्लेस थे जो पॉपुलर हुए थे उनके नाम कुछ इस तरह से, जूलियस सीजर, रिचर्ड II, एडवर्ड I, हेनरी V। ठीक है, और उसके बाद कुछ रिसेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आर्थर मिलर्स का द क्रूसिबल 1953 में, रॉबर्ट बोल्ट्स का ए मैन फॉर ऑल सीजन। द कंसर्न विथ हिस्ट्री कमिटेड द प्ले राइट टू डील विथ ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, एम्बिग्विटीज एंड अपरेंट irrelevancies, the fusion of outer events and inner character, i.e. the close interdependence of action and characters being the dramatic effect। तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल प्लेज थे इसमें क्या हुआ कि एक तरह से इनर कैरेक्टर और आउटर कैरेक्टर, मतलब कि कैरेक्टर के बाहरी भाग को भी दिखाया गया, कैरेक्टर के बाहरी बातों को भी दिखाया गया और कैरेक्टर के मन में चल रही भावनाओं को भी दिखाया गया। और इस तरह के मिश्रण से क्या हुआ कि ड्रामा में एकदम तगड़ा वाला इफेक्ट पैदा हुआ। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2E, व्हाट इज प्रॉब्लम प्लेज इन लिटरेचर डिस्कस और व्हाट इज प्रॉब्लम प्ले डिस्क्राइब। तो प्रॉब्लम प्लेज परटेन टू, यहाँ पर है, प्रॉब्लम प्लेज परटेन टू ड्रामा विथ अ स्पेसिफिक कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम बाय मेकिंग द प्रोटैगोनिस्ट फेस इट
इट वाज अ टाइप ऑफ ड्रामा पॉपुलराइज्ड बाय नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे हेनरिक इब्सन के बारे में। तो ये प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे और इसको, ये जो प्रॉब्लम प्लेज है इसको पॉपुलर किया गया था किसके द्वारा? हेनरिक इब्सन के द्वारा। द ड्रामाटिस्ट मैनेज टू प्रपोज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच इज at odds with the prevailing opinion from Shakespeare's measure for measure and all's will that its will to Ibsen's Idle House shows Mr. Warren's profession are example of problem plays as they explore problem like morality of behavior, capital punishment, dignity of woman, capitalist society, racial and ethnic issue, etc. Social issue are either incorporated into the plots or debated amongst characters, but may not necessarily search a solution, and thus the problem may remain unsolved. Such plays create awareness on social issues and force the spectators to think. तो ऐसा है कि देखिए ये जो क्या कहते हैं कि यह जो प्रॉब्लम प्लेस था इसमें है ना समाज की बुराइयों को दिखाया जाता था। इसमें ये दिखाया जाता था कि कैसे मनुष्य जो है ना वो महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है, कैसे मनुष्य जो है ना अपनी गलत बिहेवियर से लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और कैसे मनुष्य जो है ना समाज में कई डिफरेंट इश्यूज क्रिएट करता है। तो इस तरह के प्लेज में ऐसे ही प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता था, और जब प्रॉब्लम को दिखाया जाता था तो अंत में क्या होता था कि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन जो है ना ड्रामा से नहीं दिया जाता था। मतलब ड्रामा दिखा दिया जाता था, प्रॉब्लम दिखा दिया जाता था, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया जाता था। और यही जो है ना, यही ड्रामा देखने के बाद इंसान इसके सॉल्यूशन को खोजने पर मजबूर हो जाता था, और यही जो एक तरह से अवेयरनेस पैदा करता था, जागरूकता पैदा करती थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम प्लेस क्या थे, इसको किसने फेमस किया, हेनरिक इब्सन ने फेमस किया, और मतलब इसका उद्देश्य क्या था, समाज में जागरूकता पैदा करना। आई होप ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज पोएटिक ड्रामा इन लिटरेचर, डिस्कस। तो इन पोएटिक ड्रामा द डायलॉग इज रिटेन इन वर्स। द डायलॉग इज वर्स मीन्स होता है कविता। तो विच इन इंग्लिश इज यूजुअली द ब्लैंक वर्स। दिस वाज चीफली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ T.S. Eliot एंड क्रिस्टोफर फ्राई, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी आर पॉपुलर प्लेज ऑफ इलियट। तो ऐसा है कि यह जो ड्रामा है यह एक तरह से कविता के फॉर्मेट में लिखा होता था, और आप लोग होता है ना वो कभी कभी लंबी शायरी सुनते हैं ना, कभी आपने सुना होगा क्या राहत इंदौरी साहब को, या फिर आपने वो और भी एक कन्हैया करके है, तो उन लोगों की आप लंबी लंबी लाइनें सुनते होंगे ना, वो एक तरह से पोएटिक ड्रामा ही हम उसे कह सकते हैं, इवॉल्व फॉर्म ऑफ पोएटिक ड्रामा कह सकते हैं। तो यह जो है ना यह मेनली किसका वर्क था, तो T.S. Eliot का। T.S. Eliot ने इस पोएटिक ड्रामा को फेमस किया, और ये जो है इसका एग्जाम्पल है एरिड, क्रिस्टोफर फ्राई, मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी। ये सब जो पॉपुलर प्लेस थे इलियट के ही एम्फासाइज्ड। आगे क्या है भाई एम्फासाइज्ड क्या क्या देखते हैं। विगरस एंड बोल्ड यूज ऑफ ऑल डिवाइसेस proper to the form of verse drama, emphatic melody, alternative value, arresting imagery. The dialogue is so shaped that the audience are not made conscious of the fact that they are listening to the verse at all. The drama floats on moving words and musical melodies. The choruses were formal and fluid. तो ऐसा है कि ये जो मतलब ये जो पोएटिक ड्रामा होता था, इसमें जो डायलॉग्स बोले जाते तो उसको इस तरह से शेप किया जाता था कि ऑडियंस को लगता ही नहीं था कि ये जो ड्रामा है यह एक तरह से कविता के फॉर्मेट में है। ऑडियंस तो हमेशा से एक आदती हो चुके थे कहानी के फॉर्मेट में ड्रामा देखने का, गद्य के फॉर्मेट में, लेकिन वो इस तरह से इस पोएटिक ड्रामा के डायलॉग को सेट किया जाता था कि ऑडियंस को लगता ही नहीं था कि वो जो है ना एक तरह से कविता ही सुन रहे हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट थिएटर ऑफ एब्सर्ड, या राइट एन एसे ऑन थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो बेतुके लोगों का थिएटर, इसे हम कह सकते हैं, बेतुके लोगों के थिएटर के बारे में जानना है हमें। तो it is a term applied to drama that reflects the attitudes that the universe is without purpose and that human life is futile and meaningless। तो यह ड्रामा
या यह टर्म अप्लाई किया जाता था वैसे ड्रामा के लिए जिसमें ये दिखाया जाता था कि यह जो यूनिवर्स है, यह जो संसार है, बिना उद्देश्य का है और इसके अंदर जो ह्यूमन लाइफ है वह फ्यूटाइल है, उद्देश्यहीन है, कभी भी यह खत्म हो सकता है, निरर्थक है और यह मीनिंगलेस है, यह ह्यूमन लाइफ मीनिंगलेस है। तो यही होता था थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में क्या दिखाया जाता था? मनुष्य का जीवन मीनिंगलेस है, निरर्थक है, वो बेकार है और यह पृथ्वी भी बेकार है, यह यूनिवर्स ब्रह्मांड भी बेकार है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस मैंस एग्जिस्टेंस बिकम एब्सर्ड। और किसी भी परिस्थिति में मनुष्य का जो यहाँ यह विश्व में या यूनिवर्स में जो एग्जिस्टेंस है यह बेकार है, यह बेतुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इन बोथ फॉर्म एंड कंटेंट इट पोर्ट्रेज ह्यूमन बीइंग एज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। देयर इज नो कन्वेंशनल प्लॉट, डायलॉग और कैरेक्टर मोटिवेशन। द formlessness and apparent irrationality are an expression of the absurd predicament of man whose existence has no reason. Important playwrights are Beckett, Ionesco, Pinter, Albee and Edmond. The theatre of absurd attacks the comfortable certainties of religious or political orthodoxy. It does not provoke tears of despair but the laughter of liberation, says मार्टिन एजलिन। तो ऐसा है कि ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें मनुष्य के जीवन को एकदम उद्देश्यहीन बताया जाता था। उसके पीछे का रीज़न ये होता था कि यह जो मतलब एक तरह से मनुष्य है ना, वो ऐसा माना जाता था कि मनुष्य अपनी धार्मिक रूढ़िवादियों से घिरा हुआ और यह इसको एक तरह से बेतुका बना रहा है, संसार में उद्देश्यहीन बना रहा है। तो इसी तरह की चीज़ों को जो है ना, ऐसी ही चीज़ों को थिएटर ऑफ एब्सर्ड में दिखाया जाता था। और इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड के इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट या प्ले राइट्स हुए बेकेट, आयोनेस्को, यहाँ मैं ये वाला आयोनेस्को, पिंटर, एल्बी, टीसी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डिस्कस अबाउट क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, क्या बताऊं मैं, सारी समस्याएं आज ही आ रही है। ये जो लैपटॉप है वो डिस्चार्ज हो गया है, इसके जो इंटरनल कीबोर्ड है इसकी वो भी ख़राब है और इस वजह से ये काम ठीक से कर नहीं रहा है। ये जो पेन टैबलेट अभी लगा हुआ है ना, ये भी ऑटोमेटिक ही वर्क कर रहा है, तो दिक्कत आ रही है। इस वजह से आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगले 2 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं और आप लोगों के लिए ये जो PDF है ई बुक फॉर्मेट में अमेजन को परचेज कर सकते हैं।